तो ही फेलिस आप लोगों का स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं द ड्रॉबैक्स, द ट्रॉमास, द प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस विच टेक्नोलॉजी फेसेस इन टुडेज वर्ल्ड, इन टुडेज एनवायरनमेंट विच वी आर कंटेन्ड इन। आप लोगों को सबसे पहली बात तो पता ही होगा कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसको बेसिकली बनाया ही इसलिए गया है ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वर्ल्ड है, वो एक बेटर एस्पेक्ट रेशियो से भरा रहे। तो अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है, अगर टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ हो जाता है, तो आप लोगों को पता है क्या क्या बनने लग जाते हैं। वॉर मशीन्स बन जाती हैं, मिसाइल्स बन जाते हैं, परमाणु बम जैसी बड़ी बड़ी चीज़ों को टेक्नोलॉजी के द्वारा हासिल किया जा सकता है। हाइड्रोजन की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है, मैं जनरल में बोल रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे। हाइड्रोजन की अगर हम लोग एज अ फ्यूल हाइड्रोजन को यूज़ करने लग गए एट द फुलेस्ट कैपेसिटी, अब आप बोलेंगे फुलेस्ट कैपेसिटी क्या है? हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सिर्फ रॉकेट्स, स्पेस शटल्स में यूज़ होता है, क्योंकि उसको लिफ्ट देने के लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन उसके सामने कुछ भी नहीं। हाइड्रोजन का ब्लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है जब एक स्पेस शटल को टेक ऑफ करना होता है अपने स्पेस स्टेशन के लिए। बट अगर आप सोच रहे हो कि हाइड्रोजन जैसा फ्यूल अगर हमारी वर्ल्ड में हम लोग इक्विप करना सीख जाएं तो कैसा रहेगा? पिछले टेक्टार एपिसोड में हम लोगों ने बात करी थी बहुत सारे टेक न्यूज़ की, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सम ट्रॉमास ऑफ टेक्नोलॉजी की, कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की जो टेक्नोलॉजी इस टाइम पे, इस वर्ल्ड में, इस एनवायरनमेंट में फेस करती है जो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली अगर हम लोग डिसाइड करें कि हाइड्रोजन की पावर को इक्विप कैसे करा जा सकता है, आप सोच रहे हो मैं हाइड्रोजन को इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन का इस वीडियो के साथ एक बहुत बड़ा लेना देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर हम लोग उस हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल, एज एन इकोनॉमिक फ्यूल, एज अ कमर्शियल फ्यूल गाड़ियों के लिए, बसेस के लिए, स्कूटर्स के लिए, बाइक्स के लिए, स्कूटीज़ के लिए, फॉर व्हाट्स एवर रीज़न एज अ फ्यूल यूज़ करें, तो एक बहुत ही बड़ा एनवायरनमेंटल पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है, इतना बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, पोल्यूशन। बिफोर द कोरोना वायरस, आप लोगों को पता होगा जब कोविड-19 इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, उससे पहले ही हम लोग पोल्यूशन के मास्क पहनते थे, हम लोग उतना कुछ करते थे। तो हमारे दिमाग में जो N95 मास्क, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन लोगों को पता होगा, जो स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल ही पता होगा कि जो N95 मास्क हमें हमारे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी ने दिए थे, वो पोल्यूशन के लिए दिए थे, और अभी उस मास्क को कोविड-19 के लिए यूज़ करा जा रहा है। अब मुझे आप लोगों से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है जो शायद मैं एक नॉर्मल इंटरेक्शन में ना कर पाऊँ, एक वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ। तो आप लोगों से इस बारे में बात करने के लिए ही मैंने ये वीडियो को शूट करना सही समझा। हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जो मॉडर्न समाज है हमारा, मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें भी बहुत सारे अंधविश्वास, बिलीव्स, ऐसे जैसी चीज़ें, अगर लाइक बिल्ली रास्ता काट गई तो अशुभ होता है, कुछ अच्छा काम करने से पहले दही शक्कर खा के जाओ, एंड मेनी थिंग्स। अगर आपने एक मैना को देख लिया तो वो अशुभ होता है। मेरी फैमिली में भी लोग हैं जो ये सब मानते हैं, तो इसलिए मैं एक नॉर्मल, आप लोगों को एक इंसान की तरह मैं नॉर्मल आपको समझा पा रहा हूँ, वरना आपको नहीं समझा पाता। लेकिन अगर एट दी एंड एनीबडीज़ फॉल्ट, किसी भी बंदे की, किसी भी इंसान की गलती इस चीज़ में बताई जाए कि उसने एक मैना क्यों देखी, उसने सामने से बिल्ली को रास्ता काटने क्यों दिया, स्पेसिफिकली काली बिल्ली को, उसने दही शक्कर क्यों नहीं खाया जाने से पहले, कुछ इंपॉर्टेंट अच्छा काम करने से पहले, इसलिए उसका काम खराब हो गया। कुछ लोगों को कहा जाता है कि तुम्हारी नाक नाक, तुम्हारी जो जीभ है ये काली जीभ है, वैसे बोलते हैं, मतलब मलयालम जो लैंग्वेज है उसमें एक यही अंधविश्वास है कि काली जीभ का मतलब होता है कि मतलब वो बंदा जिसकी भी काली जीभ होती है, वो अगर कुछ बोल दे नेगेटिव किसी भी चीज़ के बारे में, पॉजिटिव बोले नेगेटिव बोले, वो सच हो जाती है। मतलब अगर मान लो मैं इस टाइम पे यूट्यूब का कुछ काम कर रहा हूँ और जो एक बंदा काली जीभ वाला जो बंदा है वो मैं कॉपी बोले तेरे तो यूट्यूब पे कुछ नहीं कर सकता, तेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो
क्या पता वो सच हो जाए। तो दैट्स वन टाइप ऑफ अ सुपरस्टिशन विच वी हैव इन द सोसाइटी इवन इन दिस मॉडर्न टाइम्स। हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर अपना मतलब पूरा उस पर पर्दा डालो यार, उस चीज़ पर पर्दा डालो कि तुम लोग कभी सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करोगे। ऑब्वियसली जो हमारे पहले आए पूर्वज थे उन सब ने सुपरस्टिशंस में बिलीव किया, उसी के साथ वो बड़े चले और चले भी गए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग कंप्यूटर्स ढूंढ चुके हैं, हम लोग इतनी सारी चीज़ें ढूंढ चुके हैं कि अभी हमारे पास हमें भी खुद ज्ञात नहीं है कि हम लोग क्या क्या नहीं खोज चुके हैं। और तब भी आपको मैं बता देता हूँ, माइंड ऑफ अ ह्यूमन इज़ एंडलेस। ये चीज़ एक बहुत जाने माने इंसान ने कही थी और हमें ये सिखाया जाता था, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। द माइंड ऑफ अ ह्यूमन इज़ एंडलेस। इसका मतलब कि अगर आपके पास, मान लीजिए मेरे पास, चलो आपके पास नहीं, मेरे पास 1 लाख रुपए है, उस 1 लाख रुपए के बाद भी मेरा माइंड कहेगा नहीं यार 1 लाख और आने चाहिए, तो 2 लाख हो जाएंगे। अब 2 लाख आने के बाद बोलूँगा 2 लाख और आने चाहिए, 4 लाख हो जाएंगे। 4 लाख आने के बाद बोलूँगा 4 लाख और होने चाहिए, 8 लाख, 8 लाख 16, 32 ऐसे चलता रहेगा। ये रुकेगा नहीं कभी, ये चीज़ कभी रुकेगी नहीं। दैट्स नॉट सुपरस्टिशन, दैट्स ग्रीड। वही ग्रीड आप लोगों को लगता है वो मनुष्य का दिमाग एंडलेस है, इसलिए हमारे दिमाग में ये सब बातें चलती हैं, एंड दिस इज़ ऑल वेरी गुड। ग्रीड इज़ अ गुड थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है गाइस, समझ लो इस बात को, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रीड इज़ नॉट एट ऑल गुड। आप लोगों को ग्रीड नहीं करना चाहिए, चाहे आप सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हो ना करते हो, पर्सन टू पर्सन एटीट्यूड होता है। लेकिन अगर आप लोग सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते हो, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, बहुत लोगों ने मेरे से ये टॉपिक के बारे में बात करने को, ऑब्वियसली वी हैव अ टेक्नोलॉजी चैनल, बट हाँ मॉडर्न सिचुएशंस में हाँ सुपरस्टिशंस बहुत सारी है। बहुत सारे हिस्टोरियंस कह के गए कि बहुत सारे, आई थिंक रिसेंटली ये जब कोरोना निकला था तब एक बहुत बढ़िया फ़ोटो, बहुत बढ़िया क्या, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी एक फ़ोटो जिसमें एक हिस्टोरियन या तो फ्यूचर सीकर, क्या बोलूँगा उसको मैं, फ्यूचर सीकर जो भी कहना चाहूँ, तो या मैं उसका नाम ले लेता हूँ, नॉस्ट्राडामस नाम से एक फ्यूचर सीकर थे, भविष्यवक्ता कहते हैं उसको हिंदी में। तो वो जो थे उन्होंने कहा था कि ये सिचुएशन आएगी एंड ऑल। अब साइंटिस्ट्स की थियरी और उनकी थियरी को मैच करके देख लेते हैं। 1920s, 1919, 1920s, ये जो टाइम था, ये जो पीरियड ऑफ एज था, ये जो समय था 1919, 1920, ये 2 साल निकले थे इन्फ्लुएंजा पे। 1819, 1820 ये निकले थे स्मॉल पॉक्स की बीमारी के कारण। 2019, 2020 ये निकले कोरोना की बीमारी के कारण। अब आप लोग अगर इन तीनों को एक साथ पढ़ो तो आप लोगों को ध्यान से समझ में आएगा कि इन तीनों में 100 साल का गैप है, एक सेंचुरी का गैप है। नाउ यू विल थिंक कि ये कैसा, मतलब ये इत्तेफाक है क्या? सीरियसली, मतलब 1819, 1820 में आया स्मॉल पॉक्स, 1919, 1920 में आया इन्फ्लुएंजा, और 2019, 2020 में आता है द नोवेल कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस। अब मैं कोविड-19 के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो कोविड-19 के बारे में नहीं है, ये बातें हैं रीसेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, जो ट्रॉमास एज ऑफ नाउ टेक्नोलॉजी फेस कर रही है। और मैं आप लोगों को इस बात को समझाने के कारण अपने टॉपिक से हट चुका हूँ, बट देन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो 1819, 1820, 1919, 1920, 2019, 2020, जिनको भी लगता है ये इत्तेफाक था, ये इत्तेफाक है, प्लीज़ आप लोग अपने दिमाग में एक चीज़ डाल दीजिए। साइंटिस्ट्स की थियरी के अनुसार हर 100 साल में एक नया डिज़ीज़ जन्म लेता है, और ये दुनिया का एक रूल है कि ऐसा डिज़ीज़ जन्म लेता है। बट ये बात सच है कि ये जो 3 डिजीज़ेस निकले, स्मॉल पॉक्स, हमारा इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 वायरस, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर गए लोगों को, बहुत ज़्यादा तेज़ फैलने लगे।
जबकि हर 100 सालों में एक डिजीज़ निकलता है। जैसे हम लोग 17, 19, 1720 के बारे में नहीं सुनते, 1619, 1620 के बारे में ऐसा कुछ सुना ही नहीं गया है। बट उससे पहले तो जस्टिनियन प्लेग, फिर बहुत सारी ऐसी, द ब्लैक डेथ, इतनी सारी बीमारियां फैली थी और वो हर 100 साल के स्पैन में फैली थी। अब वो स्पैन क्या है, वो 100 साल का क्या सिस्टम है, मतलब हर एक बीमारी जब निकलती है उसके 100 साल बाद ही अगली बीमारी जो बहुत ज़्यादा तेज़ पैंडमिक सा क्रिएट कर दे। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान ने ये निश्चित कर रखा था कि एक एक पीढ़ी को एक एक बार तो सहना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब ये जो चीज़ थी ये एक्सीडेंटली बनी थी या सोच साच के बनाई गई थी, वी डोंट नो। वी आर जस्ट ह्यूमंस, हमारा मटेरियलिस्टिक थिंकिंग है, हम लोग उससे ऊपर नहीं बढ़ सकते। वी डोंट नो कि ये क्या था सिस्टम, किस तरीके से इसको क्रिएट किया गया, हु इज़ द क्रिएटर। अभी तक तो वो भी क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया बहुत लोगों के हिसाब से। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो इसके आगे आने वाला है। हमें पता है जब रोबोटिक वॉर्स होने वाली है हमारे, मैं सच बता रहा हूँ हम लोगों को, अगर आप लोग CBSE में पढ़ने वाले छात्र हैं या छात्र थे, आप लोगों को पता होगा 9th क्लास की एक इंग्लिश टेक्स्ट बुक होती है। उस टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर था, मुझे याद नहीं आ रहा एक्यूरेटली वो चैप्टर कौन सा था, बट हमने भी पढ़ा है तो मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो वो चैप्टर पता नहीं मेरे को अचानक से फ्लैशबैक हुआ जब हम लोग इस सिचुएशन को देखते हैं कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। वो चैप्टर था पता नहीं नाम मेरे को याद नहीं, बट उसमें भी ऐसे ही था, बट वो 2036 की बात थी। ये 2020 में हो चुका है, तो मतलब 16 साल पहले हो गया। नहीं, 3036 की बात थी, सॉरी 2036 नहीं, बहुत पहले, बहुत आगे जा रहा है, लेकिन ये बहुत पहले आ चुका है। तो वही सिस्टम हम लोग असाइनमेंट्स कंप्यूटर पे सेंड कर रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू ही हमें होमवर्क्स मिल रहे हैं, हम लोग स्कूल्स नहीं जा रहे। और अभी हमारे से अगर कोई पूछा जाएगा, कोई बच्चा इस टाइम पे स्कूल्स जाने की बात करता है, मतलब उसकी एडमिशन इसी साल हुआ हो, मतलब 2020 में जो बच्चे स्कूल जाने की सोच रहे हो, अगर उससे पूछा जाए बेटा स्कूल क्या होता है, बोलेगा हम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, हम लोग मोबाइल के सामने बैठते हैं, हम लोग लैपटॉप के सामने बैठते हैं, मैम वहाँ से बोलती है, हम लोग होमवर्क वहीं पे सबमिट करते हैं। दैट्स व्हाट अ थिंग विच केम इनटू द माइंड ऑफ दैट कैरेक्टर। वो स्टोरी के कैरेक्टर के अंदर वही दिमाग में, माइंड में बात आई थी कि स्कूल ये चीज़ होती है। वो अलग अलग बिल्डिंग्स जिसमें सारे बच्चे एक साथ मिल के पढ़ते हों, वो क्या है? कुछ भी नहीं। रोबोटिक टीचर्स होते हैं। अब ये रोबोटिक टीचर्स क्या है? अब आप बोल रहे होगे नहीं यार अभी तक वो का टाइम कहाँ है, रोबोटिक टीचर्स का है हमारे पास। आप एक बात बताएं आप कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे हैं, आपके असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं, चेक हो रहे हैं, मार्क हो रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक इंसान कर रहा है, बट देन वो AI टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहे हैं। अगर आपके पास AI टेक्नोलॉजी ना हो तो आप उसको आगे फॉरवर्ड ही ना कर सकें। कंप्यूटर आपके हर फॉर्मेट को गेस कर रहा है। मतलब अगर आप एक JPEG फॉर्मेट में भेजते हैं, PDF फॉर्मेट में भेजते हैं, आप XML फॉर्मेट में भेज देते हैं, आप कोई भी फॉर्मेट, XCS फॉर्मेट हो गया, DOCX हो गया, इतने सारे फॉर्मेट्स होते हैं। उन सब फॉर्मेट्स को बनाने वाला एक इंसान होगा, बट उनको ऑपरेट करने के लिए आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो होता है हमारा CPU, हमारा PC। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही चल पाता है। आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे W प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, तो क्या वो कमांड उसी की तरह इंटरप्रेट होता है? वो एक वाइब्रेशन होती है जो PC में लगी होती है या कीबोर्ड में लगी होती है। जो अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपका जो कीबोर्ड पैनल है, आप उस पर प्रेस करते हो तो आपको सुनाई दिया होगा एक क्लिक करके आवाज़ आती है। वो क्लिक मतलब आप एक बटन को प्रेस कर रहे हैं, ऊपर से बस आपको नंबर दिखाने के लिए कि हाँ अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो वो W प्रेस कर रहे हैं, इस बटन को प्रेस करेंगे तो A प्रेस कर रहे हैं, ऐसे करके। इसलिए कीबोर्ड्स का मतलब इन्वेंशन हुआ था कि ईजिली लोग कर पाए, टाइपराइटर के थ्रू उनको पागलों की तरह बनना था। तो अगर आप बेसिकली इस बात को समझ के सोच रहे हैं कि अगर लैपटॉप या PC इसी को डायरेक्टली मतलब आप W इंटरप्रेट करते तो W ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। इसकी स्पेसिफिक कोडिंग है। वाइब्रेशन एक, हर की एक डिफरेंट वाइब्रेशन है, हर की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ डिफरेंट, और उस फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के थ्रू AI टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका PC या आपका फ़ोन भी ये इंटरप्रेट कर लेता है कि ये कमांड है, A कमांड है, B कमांड है, C कमांड है, ऑल दैट स्टफ। 1 नंबर न्यूमेरिकल कमांड है, एंटर का कमांड है, स्पेस का कमांड है, बैक स्पेस है, कौन सा कमांड है, वो वाइब्रेशंस के थ्रू होता है। इतनी वैल्यूएबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बन पाई है। बट अगर आप एक फ़ोन की बात करते हैं, मान लीजिए मैं अपने इस फ़ोन की बात कर रहा हूँ,
अब ये जो फ़ोन है, अब इसके अंदर तो आपको कोई वाइब्रेशन नहीं मिल रही है, ये कैसे हो रहा है टच स्क्रीन। आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर आप पूरा पानी से नहा ले एक बार, आप कृपा करके, ऑब्वियसली ट्राई मत करना प्लीज़, मैं बता रहा हूँ आपको, पानी से एक बार पूरा अपने बॉडी को गीला करें, उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल वायर लेके टच करके देखेंगे, देखते हैं आपको कितना बड़ा शॉक लगेगा। ऑब्वियसली अगर आप 220 वोल्ट का करेंगे तो फिर तो आपकी कहीं नहीं बचने वाली हालत हो जाएगी। प्लीज़ ये ट्राई मत करना, डोंट ट्राई दिस एट होम प्लीज़। ठीक है, मैंने बोल दिया इसे ट्राई मत करना। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, आप फिर से मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इस कारण से हमारी बॉडी में शॉक क्यों आता है। अगर माना जाता है, लोग कहते हैं कि हम लोग मिट्टी से बने, मिट्टी के अंदर अगर आप जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी डाल दो, अर्थिंग क्यों होती है भाई, अर्थिंग क्यों होती है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल हो सके। तो लाइव वायर जो अर्थ वायर होती है ग्रीन कलर की, वो अर्थिंग क्यों करी जाती है, मिट्टी तो वो भी है, अर्थ में भी तो मिट्टी ही है, तो उसमें करंट क्यों नहीं लगता, हमारे अंदर करंट लग जाता है। वी आर कार्बन पार्टिकल्स, हम लोग कार्बन पार्टिकल्स हैं, हम लोग कार्बन से बने हैं, हम कार्बन हैं। जो भी सब्सटेंस आपको इस दुनिया में दिख रहा है सब कार्बन है। तो अब मैं ऑब्वियसली फैक्चुअल साइंस के अंदर नहीं घुसना चाहता, मैं टेक्नोलॉजी का क्रिएटर हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के अंदर ही घुसूँगा, लेकिन यार देखो आप लोगों से इससे रिलेटेड बातें करने में बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग ये सोचते रहेंगे कि कार्बन पार्टिकल्स हमारे अंदर क्यों ये इलेक्ट्रिकल करंट घुसता है, हमारे अंदर ये करंट क्यों चलता है, क्यों आता है, क्यों जाता है, क्या चलता रहता है यार, क्या सिस्टम क्या है इसका। अब मैं आपको समझाता हूँ। हमारी बॉडी कार्बन से बनी है, राइट। अब हमारी बॉडी जब कार्बन से बनी हुई है, कार्बन इज रिएक्टिंग टू इलेक्ट्रिसिटी। तो अब मैं इस फ़ोन को चालू करूँगा, फ़ोन को चालू किया, ये देखिए यहाँ से मैं इसको शेक कर पा रहा हूँ, मैं चला पा रहा हूँ, ये देखिए क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के जो फिंगर टिप्स है उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है विच इज़ वेरी मच मिनिमल, कि हमें फायदा मतलब वो नहीं मिल रहा है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, आप लोग एक बार ऐसे ट्राई करके देखें, बिल्कुल लूज छोड़ दिए अपने हाथों को, बिल्कुल लूज, अपने आप वो आके चिपक जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ मैग्नेटिक फोर्स एंड हेंस देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आप लोग 9th की या 10th की साइंस की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पता लग जाएगा कि जहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है वहाँ इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर चार्जेस हैं और वही चार्जेस एक्टिवेट हो जाते हैं जब वो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक शॉक होता है, लगता है। इसलिए कहा जाता है जब किसी भी इलेक्ट्रिकल एरिया या इलेक्ट्रिकल फील्ड में आग लगती है, जैसे कि कोई मेन स्विच बोर्ड हो गया, स्विच बोर्ड हो गए, यहाँ पे फ्यूज उड़ गया, कुछ हो गया, वहाँ पे पानी नहीं डालना चाहिए। मिट्टी या किसी भी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्ट ना करे उस इलेक्ट्रिसिटी के साथ, वो चार्ज ना बना दे। पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी कार्बन का बना हुआ है, अब वो भी जाएगा। जबकि मिट्टी या ऐसा कोई सब्सटेंस लाइक डर्ट हो गई, सैंड हो गई, मिट्टी हो गई, कुछ भी हो, वो आप डालते तो नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन की लिमिट को बंद कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब मान लीजिए आपने इसमें पानी डाला, मान लीजिए यहाँ पर स्विच बोर्ड जल रहा है, आप उसमें पानी डालेंगे, पानी ना तो ऑक्सीजन की मात्रा को कम करेगा, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ज़्यादा करेगा, वो उल्टा ऑक्सीजन लिमिट को बढ़ा देगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन है और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलरेडी है, पानी में ऑलरेडी ऑक्सीजन का उसको इनटेक मिल रहा है, जिसकी वजह से वो जल रहा है। हाइड्रोजन और वाटर मतलब वाटर की वजह से और ऑक्सीजन घुस जाएगा, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है पानी को मतलब पानी में रहते हुए या गीले होने के बाद बाथरूम के स्विचेस, जहाँ पे आप नहाते हैं, नहाने के बाद बाथरूम के स्विचेस को आप डायरेक्टली गीले हाथों से ऑफ या टच ना करें, क्योंकि रिस्की कभी भी हो सकता है, रिस्क कहीं पे भी हो सकता है। वी आर एट ऑलवेज हाई रिस्क व्हेन वी आर प्लेइंग विद इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस। अब इस कारण से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि हमें पानी के साथ खेलने के बाद या पानी से फिडल करने के बाद, पूरा अपने आप को पानी मतलब नहाने के बाद, हमें किसी इलेक्ट्रिकल चीज़ों को टच नहीं करना है। विद द हैंड्स वेट, कम वाइप योर हैंड्स एंड देन गो स्विच ऑफ द बाथरूम। कहाँ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी? ज़्यादा से ज़्यादा कितना बिल आ जाएगा? 1 रुपये 1.5 रुपये भी आ जाएगा यार, कितना आ जाएगा? 5 मिनट भी नहीं लगते इसको काम करने के लिए। जो लोग 20-20 मिनट लगा के पूछते हैं वो बात अलग है, बट देन जो लोग नॉर्मली करते हैं
नॉर्मल लोग जो लोग भी हैं यहाँ पे, उन लोगों को इतना टाइम नहीं लगता है। तो यू टेक योर टाइम, हमारे टीचर ने भी हमें ऐसे ही समझाया था, टेक योर टाइम, डू इट। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किसी को भी। ऑब्वियसली आप एक एक घंटा बैठ के नहीं पहुँचने वाले अपने आप को, तो आपको पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वाइप योर सेल्फ, बी ड्राई एंड कम, क्योंकि आपको रिस्क है उस स्विच बोर्ड को नहीं। आपसे ज़्यादा, आपकी जान से ज़्यादा प्यारा नहीं होगा वो स्विच बोर्ड आपके फैमिली मेम्बर्स को। तो प्लीज़ डोंट टेक द रिस्क ऑफ टचिंग एनी इलेक्ट्रिकल आइटम, आइटम ही बोलूँगा, हाँ आइटम, विद मतलब वेट हैंड्स। बेसिकली इसलिए बोलते हैं कि वेट हैंड्स का डेंजर है, टच वैसे भी नहीं करना चाहिए। जो ज़्यादा डेंजरस होते हैं लाइक 220 वोल्ट्स जितने जो करंट होते हैं उनको टच नहीं करना चाहिए कहते हैं। लाइक आप अगर आप रेलवे लाइन जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, अगर आप उसके ऊपर के होवर ब्रिज से चल के जाएंगे तो आपको दिखेगा बहुत जगह से डेंजर साइंस बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से इतनी पावर निकलती है, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है कि वो एक ट्रेन को चला ले। उसके अंदर एसी जो 13-14 कंपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर एसी, इंजन के अंदर जो भी पावर लगती है, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजन होते हैं उसके अंदर तो डीजल जाता ही नहीं, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल पावर से चलती है। तो जितनी पावर लगनी, बहुत एक दुनिया भर की पावर लग जाती है उसको। वो उन सब से रिलेटेड, मतलब वो इंजन को चलाने के लिए इतनी पावर लग जाती है कि अगर आप उसको गलती से टच भी कर ले तो आप उधर ही लटक जाएंगे, आप अपने हाथ को नहीं छुड़ा पाएंगे, आप उधर ही आगे मैं आपको नहीं बताना चाहिए, जल के राख हो जाएंगे। थोड़ा डिस्कस्टिंग लग रहा है बट या दैट्स फैक्ट राइट। तो इसलिए कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल चीज़ों से खेलते समय बच्चों को दूर रखना चाहिए। इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 2.5 या 3 should not be brought near any electrical substance, may that be a mobile phone, may that be a mobile phone, ये कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन्स इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को देने से कतराते हैं जो 3 साल 2 साल 2.5 साल के होते हैं, क्योंकि वो गलती में कहीं चार्जिंग में पड़ा उस टाइम पे बैठ के देख रहे हो, चार्जिंग प्लग निकाल दिया, कुछ इशू हो गया, पंगा पड़ गया, हो गया काम आपका। फिर मोबाइल तो जाएगा ही जाएगा, उसकी इतनी टेंशन नहीं है, बट देन जो बच्चा वहाँ पे आगे नहीं भूलूंगा। तो दैट्स ऑल, इतना ही बताना था। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों को इस वीडियो में। वैसे हम लोग किसी और टॉपिक से स्टार्ट किया था, बट देन या थोड़ी आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इस तरीके से कंटिन्यू करना सही समझा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ये वीडियो तो लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना है टू द मैक्सिमम, सो दैट वन नॉलेज की, विजडम के जो पहलू आप लोगों को इस वीडियो में दिखे हैं, जो पार्ट्स आप लोगों को विजडम में मिले हैं, वो लोगों को आगे मिल सके। फॉरवर्ड इट, जैसे करना है यार, शेयर करो, लिंक दो, फॉरवर्ड करो, शेयर करके उनको एक बात इनको समझा दो कि आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। यू नीड टू बी सेफ एट दिस आवर बेसिकली, क्योंकि इस टाइम पे ना तो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में बेड्स तो बेसिकली है ही नहीं, और बहुत सारे जो सीरियसली जो बहुत गंदी तरीके से मेडिकेशन रिक्वायर करते हैं, सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है, उन लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि अभी कोरोना का ऑलरेडी टाइम चल रहा है एंड दैट्स अ रिस्क फॉर यू ऑल टू गो टू द हॉस्पिटल टू। तो मैं प्रे करूँगा कि आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए, आप लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन रहे, और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को अगर आपको लगता है कि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ मिलता रहेगा। तो दिस इज टेस्टिंग विद यू एंड यू आर वाचिंग JM Tech Point, signing out. Bye bye. It's not a game, it's a rich thing.